नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां खबर में पोल के माध्यम से आप भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वोट कर सकते हैं और हर दिन नतीजे हम आपको दिखाते हैं। चलिए जनमत की शुरुआत करेंगे। पहली खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। रविवार दोपहर वो वाराणसी पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां 6100 यानी 6100 करोड़ के रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर करीब 2 बजे आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत और अपने संसदीय क्षेत्र में उनके आगमन के बाद वाराणसी में कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करते नजर आए। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज बावतपुर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत न्यू टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने वाराणसी से ही 5 राज्यों को करीब 6100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिये का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोई घूमने के लिए आ रहा है तो कोई व्यापार करने के लिए, और इनमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए जब बावतपुर एयरपोर्ट का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा इससे फायदा होगा। आज इस पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के भव्य और दिव्य धाम से होती है। आज काशी की पहचान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से होती है। आज काशी की पहचान रिंगू रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से होती है। आज काशी में रोपवे जैसी सुविधाएं बन रही हैं। पहले काशी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आज प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। आइए अब बात करेंगे। एक तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमलावर होता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी दावा ठोक रहा है कि उसने इजराइल पर हमले की तैयारी कर ली है। बता दें कि इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने सीक्रेट वेपन वाली मिस्र ने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया है। ईरान का दावा है कि उसके पास कई हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन से भी जो ज्यादा खतरनाक हैं। ईरान के इस बयान को उसकी धमकी माना जा रहा है। एक तरफ इजराइल की सेना ईरान से बदला लेने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का दावा भी
ईरान ने किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में अब आगे क्या होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने दिखाया दुनिया को सीक्रेट वेपन का डर। ईरान का नया हथियार, इजराइल के लिए चुनौती तैयार। ईरान के पास तबाही का नया हथियार क्या है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास कई ऐसे सीक्रेट हथियार हैं जिनका प्रयोग वो जरूरत पड़ने पर करेगा तो हर तरफ तबाही का नया मंजर होगा। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास हथियारों की एक ऐसी खेप है जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये खतरनाक हथियार कहाँ है, कब बनाए गए और कैसे बनाए गए, इस पर ईरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उसका सीक्रेट वेपन परमाणु बम से भी घातक है। ईरान की ओर से ये बातें ऐसे वक्त में कही गई हैं जब इजराइल लगातार काउंटर अटैक की धमकी दे रहा है। बता दें 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया था। ईरान के इसी हमले का जवाब देने के लिए इजराइल युद्ध की तैयारी में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली है और इजराइल की तरफ से ईरान पर भी कभी भी हमला किया जा सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान की परमाणु ठिकाने को निशाना बनाए जाने का है, लिहाजा ईरान ने भी खुलकर धमकी दे दी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम रोस्तमी ने दावा किया है कि ईरान के पास वो सब कुछ है जो इजराइल की तबाही का सबब बन सकता है। وقت دیمونا رو ما چند بارم مانور انجام دادیم روی زدن دیمونا. ما یه سری تجهیزاتی داریم که من دارم به شما میگم از ईरान की इस धमकी से साफ है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो हालात बिगड़ जाएंगे और ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए परमाणु हथियार से भी घातक हथियार होने की बात से इजराइल और उसके समर्थक देशों को डरा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दावा किया। ایران خواهان تنش، افزایش تنش، درگیری و جنگ نیست، اگرچه برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. در این موضع با دوستان خودمون در منطقه به خصوص در عراق اشتراک نظر داریم و معتقدیم که جنایات و تهاجمات رژیم صهیونیستی باید زودتر متوقف بشه و آتش بس برقرار بشه. ما تصمیم گرفتیم که در این زمینه با هم همکاری داشته باشیم، هم به مشورت‌های خودمون ادامه بدیم و هم اقدامات هماهنگی رو داشته ईरान और इजराइल में तनाव बना हुआ है। गाजा पट्टी और लेबनान में इजराइल के हमले से ईरान पहले ही बौखलाया हुआ है। इसलिए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलें दागकर उसे बदला लेने का फैसला किया। इस अटैक में इजराइल के एयरबेस को हानि पहुंचाने का भी दावा किया गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि ईरान के हमले में IDF को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान को कीमत जरूर चुकाना पड़ेगा। היכולת לתקוף היא יכולת מאוד חזקה, וכמו שעשינו עד עכשיו במלחמה בכל הגזרות האחרות, מי שתוקף אותנו ייפגע וישלם מחיר. התקיפה שלנו תהיה קטלנית, מדויקת ובעיקר מפתיעה. הם לא יבינו מה קרה ואיך קרה, הם יראו את התוצאות. והדבר הזה הוא תהליך של תאום שנעשה מהלוחמים בשטח ובמפקדות, עובר עד הרמטכ"ל, מהרמטכ"ל לשר הביטחון, לראש הממשלה, כולנו, כל ציר הפיקוד, מיושר ומחודד סביב העניין הזה. इजराइल हमला कब करेगा, इसको लेकर तमाम अटकलें हैं।
मगर इतना तो तय है कि जवाब जरूर दिया जाएगा और ऐसे में ईरान भी अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा कर रहा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि उसे पूरी प्लानिंग कर ली है और ईरान लगातार मिडिल ईस्ट की हालत के लिए इजराइल को कसूरवार ठहरा रहा है और साथ ही गाजा और लेबनान में इस जंग को रोकने की मांग भी कर रहा है। ईरान ने ये भी कहा कि समय आने पर वो अपने सीक्रेट वेपन का खुलासा पूरी दुनिया में करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। गांदरबल के सोनमर्ग में ये आतंकी हमला हुआ है। आपको बताएं 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की इसमें हत्या हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चला दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, जहां 2 गैर जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत हुई है। गांदरबल के 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या यहां हुई है। खबर को विस्तार देंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोहिल बशीर हमारे जम्मू कश्मीर से साथ जुड़ गए। रोहिल, बताइए किस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, क्या अधिक जानकारी अब तक आपको मिल पाई है? देखिए, अगर बात करें मजीद गांधर यहाँ पर वहां पर और ये 2 में वहीं पर आतंकवादियों ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में ये वहीं पर खून पे लथपथ जो है वो गिर पड़े और इस तरह से इस बड़े दुखद हमले में 2 नॉन लोकल लेबर जो है उनकी इस हमले में मौत हो गई है। और जानकारी ये मिल रहा है कि 2 से लेकर 4 और जो अधिकतर जो नॉन लोकल्स है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन हमले के तुरंत बाद ही वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टुकड़ियां को भेज दिया गया है, जो रेनफोर्समेंट है उनको तैनात किया गया है। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रहा है कि कुछ आतंकवादियों की मूवमेंट वहां पर इस वक्त ट्रेस की गई है और उनको पूरी तरीके से जो है वहां पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी हवाले से जो इस हमले के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, इस पर काफी ज्यादा निंदा जो है इस हमले को लेकर किया है। लेकिन इसमें यह जानकारी मिल रहा है कि बड़ी दुखद की खबर यह है कि 2 नॉन लोकल लेबर्स जो है इस हमले का शिकार हुआ है। इस हमले में उनकी मौत हो गई है और साथ ही साथ 3 ऐसे जो नॉन लोकल लेबर्स हैं वो फिलहाल घायल हो चुके हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि इन आतंकवादियों को जो भी इस कायराना हरकत में मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाल न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन इस वक्त लगातार ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आतंकवादियों की मूवमेंट वहां पर पहले से ही मिली हुई है और इस वक्त लगातार बड़े पैमाने पर वहां पर इन आतंकियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद की खबर यही है कि 2 नॉन लोकल लेबर्स की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 अन्य नॉन लोकल लेबर जो है वो इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विकास, अभी क्या स्थिति है रोहिल? क्या अभी वहां सर्च ऑपरेशन तो हालांकि चल ही रहा होगा, लेकिन क्या अधिक इनकी जानकारी मिल पाई है? कौन ये लोग थे, किस तरह से यहाँ हमला हुआ है, क्या इसके पीछे कोई साजिश की गई हो, या अभी किस तरह के हालात वहां नजर आ रहे हैं रोहिल? देखिए विकास, अगर इस टनल की बात करें जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल जो है जड़मोर्श टनल जिसके नाम से ये मशहूर है, और पिछले साल ही इसको जो है सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने उद्घाटन किया था। उस पे के बाद जो है लगातार इस पे काम चल रहा था और इस काम में खास तौर अधिकतर लोग जो है वो नॉन लोकल लेबर्स जो है वो वहां पर काम कर रहे थे। लेकिन उसी समय में जब ये काम जो है वहां पर चल रहा था तो वही पर आतंकवादी वहां पर जिनकी संख्या बताई जा रही है 2 से लेकर 3 से जानकारी मिल रहा है कि वो वहां पर नमूदार हुए। उन्होंने इन नॉन लोकल लेबर्स के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई है, जिसके नतीजे में ये 2 कैजुअलिटीज जो है वो सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी अब ये है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के जितने भी आतंकवादी इस हमले के पीछे मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन ये वही जड़मोर्श टनल है जो लद्दाख को जोड़ने वाली बड़ी टनल होगी, एक महत्वपूर्ण टनल जो है वो बन सकती है, लद्दाख का फासला है वो कम कर सकती है। तो इसी में ये नॉन लोकल लेबर जो है काफी ज्यादा नॉन लोकल लेबर्स वहां
पर काम करते थे और ये दो जो है जिनकी वहां पर मौत हो गई थी, तो ये भी उसी टनल में जो अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है वहां पर सोनमर्ग के नजदीक वहां पर काम कर रहे थे। तो इन पर ही आतंकवादियों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है और उनकी ये जो है हत्या कर दी गई है। लेकिन इससे पहले भी कई ज्यादा ऐसे हमले जो है दक्षिण कश्मीर में देखने को मिल रहे थे, जहां पर नॉन लोकल लेबर्स के ऊपर लगातार आतंकवादी कायराना तरीके से हमले कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब जो ये ताजा मामला सामने आया है मध्य कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग के इलाके में आया है, जहां पर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल, नजर बना के रखिए। फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।